सो क्लास 11th स्टेट्स ऑफ मैटर लेसन हमारा चल रहा है। आज हम पार्ट 2 लेके आए हैं जिसके अंदर हम गैसियस स्टेट और बॉयल्स लॉ को ध्यान से पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद और भी लॉज होते हैं पर आज एक ही कर पाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अभी भी इस चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें जिससे आने वाले सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और सबसे पहले हम देखते हैं बॉयल्स लॉ क्या होता है बच्चों। सॉरी, बॉयल्स लॉ से ही पहले हम गैसियस स्टेट के बारे में जानते हैं। जैसा कि हमने पहले पढ़ रखा है बच्चों, गैसियस स्टेट क्या होती है। देखो, हमने सॉलिड लिक्विड गैस में फर्स्ट लेसन में, इससे फर्स्ट पार्ट में थोड़ा सा कंपैरिजन देखा था। गैसेस में क्या होता है बच्चों, गैसेस के अंदर दो प्रकार की चीज़ें यहाँ पर होती है बच्चों। एक तो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होना, है ना, और मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस, मॉलिक्यूल के बीच का स्पेस होना, है ना, और एक दूसरे से दूर जाना। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में गैसेस में नेग्लिजिबल फोर्स लगता है। कैसा फोर्स लगता है, गैसेस के मॉलिक्यूल्स में नेग्लिजिबल फोर्स लगता है और वो एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं और बहुत ज़्यादा दूर जा भी सकते हैं। डिफ्यूजिबिलिटी बहुत होती है। डिफ्यूजिबिलिटी मतलब कि अगर उनको जितने, अगर मैं एक छोटा सा बर्तन लूँ, इसमें मैं अगर थोड़े से गैस के पार्टिकल डाल दूँ बच्चों, तो वो इस पूरे कंटेनर में भर जाएंगे। इतने ही गैस पार्टिकल अगर हम किसी रूम में डाल दें, बड़े से रूम में, तो उसमें भी फैल जाएंगे। मतलब इनके अंदर फैलने की प्रॉपर्टी होती है। गैसेस के मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, डिफ्यूजेबल होते हैं, डिफ्यूज़ हो जाते हैं, पूरे गैस के वॉल्यूम में फैल जाते हैं, ठीक है। तो गैसेस पार्टिकल में सिंपली बात है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स नेग्लिजिबल होता है, बहुत थोड़ा सा होता है। गैसेस के पार्टिकल में, गैसेस के मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन फोर्स नेग्लिजिबल होता है ना। तो शेप एंड वॉल्यूम की बात करें तो गैसेस का शेप कैसा होता है, नो फिक्स्ड शेप। गैसेस का फिक्स्ड शेप नहीं होता है। गैसेस हैज नो फिक्स्ड शेप एंड नो फिक्स्ड वॉल्यूम, नो फिक्स्ड वॉल्यूम। गैसेस का ना तो फिक्स्ड शेप होता है, ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये। सेकेंड आपको बता ही दिया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ज़ीरो ऑलमोस्ट या नेग्लिजिबल होता है। गैसेस मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, या होता है तो बहुत नैरो या बहुत कम होता है, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी बच्चों, कंप्रेसिबिलिटी मतलब, कंप्रेसिबिलिटी मीन्स ये बच्चों, ये जो गैस के पार्टिकल है इनके बीच में आपको स्पेस दिख रहा है, ये इनके बीच की जगह है, जो मैं लाइनें बना रहा हूँ, इनके बीच की जगह के पार्टिकल्स में इतना स्पेस है। अगर हम इन पार्टिकल पर फोर्स लगाते हैं, क्या लगाते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, तो ये पार्टिकल एक दूसरे के पास आ जाते हैं, क्लोज आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं, एक दूसरे के नियर आ जाते हैं। तो यहाँ पर कंप्रेसिबिलिटी होती है बहुत हाई कंप्रेसेबल गैस होती है बच्चों। गैस है उसको बहुत ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है। कंप्रेस कर, आपने सुना होगा CNG, कंप्रेस नेचुरल गैस। जो नेचुरल गैस होती है उसको कंप्रेस करके किस में काम लेते हैं, फ्यूल की तरह काम लिया जाता है हमारे ऑटोमोबाइल्स में, गाड़ियों में। तो जहाँ पर हम गैसेस पर फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है बच्चों, इनके बीच की जो जगह है वो कम हो जाके एटम्स या मॉलिक्यूल पास आ जाते हैं, है ना। यानी इनके मॉलिक्यूल्स को प्रेशर लगाकर पास में लाया जा सकता है। इसको कहा जाता है कंप्रेसिबिलिटी। तो गैसेस कैसी होती है, हाईली कंप्रेसिबल होती है। इनके पार्टिकल पर फोर्स लगाकर, प्रेशर लगाकर इनको पास लाया जा सकता है, ठीक है। इनको फोर्स लगाकर पास में लाया जा सकता है, हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। डेंसिटी, देखिए वॉल्यूम तो हमने देख लिया। वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, कि वॉल्यूम ये कितनी जगह में फैले हैं, इनका कोई वॉल्यूम नहीं होता। गैस का कोई वॉल्यूम नहीं। कोई कहेगा गैस का क्या वॉल्यूम है, तो हम कहेंगे गैस रखी कहाँ है, इस कंटेनर में भरी हुई है, ये बर्तन में। इस कंटेनर का जितना वॉल्यूम होगा वही गैस का वॉल्यूम है। यानी गैस का कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है। जिस कंटेनर में मैंने गैस को भर दिया, गैस उसके शेप में आ जाएगी, ठीक है। तो वैसे तो जनरली देखा जाए तो डेंसिटीज़ बहुत लो होती है बच्चों, लो डेंसिटी होती है गैसेस की। लेकिन आप कंप्रेस करोगे तो डेंसिटी बढ़ सकती है। डेंसिटी बराबर क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। अब यहाँ पर मास तो फिक्स है बच्चों, मास नहीं चेंज होगा। मास तो देखिए, अगर आपने 2 ग्राम गैस है, मान लो 2 ग्राम गैस को आपने किसी कंटेनर में फिल कर दिया, है ना, तो 2 ग्राम गैस तो उतनी रहेगी, बस वॉल्यूम चेंज कर सकते हो आप। तो वॉल्यूम को कम ज़्यादा करके किसी गैस की डेंसिटी को चेंज किया जा सकता है। किसको चेंज करके, वॉल्यूम को। वॉल्यूम कब चेंज होता है, दो कंडीशन में।
एक्सपांड होने पर यानी उसको फैलने पर, यानी कि जब अगर सपोज कोई गैस किसी छोटे प्लेस से बड़े प्लेस में जाती है तो वो एक्सपांड हो जाती है ना, किसी छोटे रूम से। या आपने देखा होगा हम जो स्प्रेस करते हैं, हमारे पास जो डीओज होते हैं घर पे, है ना, स्प्रे करते हैं हम लोग, जैसे आप फ्लश दबाते हैं तो उसके अंदर जो गैस रहती है लिक्विड फॉर्म में, वो पूरे रूम में फैल जाती है और पूरे रूम में उसकी स्मेल आ जाती है ना। तो उसको कहते हैं वॉल्यूम का बढ़ना। तो वॉल्यूम बढ़ा सकते हो या वॉल्यूम को कम कर सकते हो, इस दो तरीके से किसी गैस की डेंसिटी को चेंज किया जा सकता है। ठीक है। फोर्थ जो कॉन्सेप्ट है ना बच्चों, वो हमारे लिए बहुत काम का है, प्रेशर। प्रेशर ऑफ द गैस क्या होता है बच्चों? प्रेशर ऑफ द गैस के लिए आपको देखना पड़ेगा कि सपोज, चलिए मैं यहीं पे दिखा देता हूँ, ये गैस के पार्टिकल इस कंटेनर में फिल्ड है। तो एक और प्रॉपर्टी है गैस की कि गैस के जो पार्टिकल है वो कंटिन्यूस मोशन करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? चलते रहते हैं, क्योंकि उनमें एक दूसरे से कोई अट्रैक्शन फोर्स तो है नहीं। ये पार्टिकल इसको नहीं खींचता है, ना ही ये खींचता है, खींचते हैं तो बहुत छोटे से फोर्स है। तो ये पार्टिकल ऐसे चलते रहते हैं, जिग जैग जिग जैग जिग। तो ये क्या होता है, जब चलते चलते दीवार से टकराते हैं, इस वॉल से टकराता है एटम, ये एटम भी इस वॉल से टकराता है। ये सारे एटम क्या है, ये जो कंटेनर की वॉल्स हैं इससे हमेशा कोलाइड करते रहते हैं, टकराते रहते हैं, ऐसे टकराते रहते हैं। तो क्या होता है, जब ये पार्टिकल इस कंटेनर की वॉल से टकराएंगे तो इस पर एक फोर्स लगाते हैं बच्चों। क्या लगाते हैं? एक फोर्स लगाते हैं। इसी को कहते हैं हम लोग प्रेशर ऑफ द गैस। मतलब कि इसके टोटल सरफेस पर, जिस कंटेनर में मैंने फिल करा है, ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने कोई गैस को फिल किया है, तो वो जो एटम्स या मॉलिक्यूल है गैस के, वो जब इसकी वॉल से कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, तो इसकी यूनिट सरफेस एरिया पर कितना फोर्स लगाते हैं, जितना वो फोर्स लगाते हैं वही इस गैस का क्या होता है? प्रेशर होता है। तो प्रेशर ऑफ द गैस मीन्स प्रेशर अप्लाइड बाय पार्टिकल ऑफ गैस ऑन द कंटेनर इन विच इट इज़ फिल्ड। जिसमें वो भरी हुई है, उस पार्टिकल पर लगाने वाले फोर्स को हम क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं बच्चों। यही प्रेशर ऑफ गैस होता है। ठीक है। एक और प्रॉपर्टी होती है डिफ्यूजेबिलिटी। डिफ्यूजेबिलिटी मतलब फैल जाना। तो डिफ्यूजेबल होती हैं बच्चों हमारी जो ये गैसेस होती हैं, वो कैसी होती हैं? डिफ्यूजेबल होती हैं। डिफ्यूज़ मतलब अगर मैं किसी गैस के, मान लो ये कोई किस कंटेनर में कोई गैस भरी हुई है ना, मैं इसमें एक छोटा सा छेद कर दूँ ना, तो इसके एटम्स जो होंगे वो यहाँ से निकल निकल के अपने आसपास के एटमॉस्फेयर में भर जाएंगे। आपने घर में देखा होगा, हम लोग अगरबत्ती जो लगाते हैं, है ना, उसकी स्मेल पूरे घर में फैल जाती है ना, जबकि वो एक जगह पर रखी होती है, ऐसे हमने लगाई किसी और रूम में, वो पूरे घर में फैल गई। क्यों? क्योंकि वो गैस पार्टिकल है, वो हवा में मिक्स हो जाते हैं और हवा के साथ डिफ्यूज़ हो जाते हैं। ठीक है। तो ये डिफ्यूजेबल होते हैं, इसके पार्टिकल एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा सकते हैं। तो ये बच्चों हमने क्या देखा, छोटी सी प्रॉपर्टीज़ देख ली हैं शॉर्ट में। अब हम बॉयल्स लॉ को पढ़ते हैं। बॉयल्स लॉ कहता क्या है ना। बॉयल्स लॉ बच्चों मेनली तीन चीज़ें होंगी आपके पास। तीन मेन चीज़ें क्या होंगी? एक होगा प्रेशर, एक होगा टेम्परेचर, एक होगा वॉल्यूम। ये तीनों गैस के जो प्रेशर है, गैस का टेम्परेचर है और गैस का वॉल्यूम है, इन तीनों में रिलेशंस हम देखेंगे अलग अलग टाइप से। जो आज हम पहला रिलेशन देखने जा रहे हैं वो रिलेशन हमारा बॉयल्स लॉ है। और बॉयल्स लॉ रिलेट करता है प्रेशर और वॉल्यूम को। किसको रिलेट करता है? प्रेशर और वॉल्यूम को रिलेट करता है। ठीक है। और आज हम जो पढ़ेंगे उसके अंदर टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट। तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर मतलब टेम्परेचर कैसा हो? कांस्टेंट टेम्परेचर हो, at constant temperature and at constant temperature for a given mass of gas। ध्यान रखिए ना, गैस का मास बदलना नहीं चाहिए। for at constant temperature for a given mass of gas, किसी गैस के फिक्स्ड या दिए हुए मास के लिए, दिए हुए मास के लिए प्रेशर ऑफ द, ये आर है बच्चों, प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रेशर ऑफ द गैस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है
सॉरी डायरेक्टली नहीं होता बच्चों, इनवर्सली कर लो इसको, गलती से बोल निकल गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस। समझिए क्या लिखा है यहाँ पर, यहाँ ये लिखा है कि अगर कोई गैस है, अगर उसका टेम्परेचर हम कांस्टेंट रखें, ठीक है, टेम्परेचर कैसा रखें, कांस्टेंट रखें, और मास भी फिक्स रखें, मास चेंज नहीं होना चाहिए। अगर हम किसी गैस का मास फिक्स रखें और उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रखें, तब गैस का जो प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसी गैस के वॉल्यूम के, किसी गैस के वॉल्यूम के। मैं एक बार ये फिर से आपको लिखवा दूँ बच्चों, है ना, वन मोर टाइम, ठीक है, एक बार फिर से हम देख लेते हैं क्या बोलता है बॉयस लॉ। बॉयस लॉ ये कहते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, at constant temperature and fixed mass of gas, at constant temperature and fixed mass of gas, ये दो चीज़ें कांस्टेंट होना चाहिए, एक जैसे होना चाहिए, मास भी चेंज नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर। देन द प्रेशर ऑफ गैस, तो फिर प्रेशर ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ गैस। तो वो गैस के वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ गैस, किसी गैस के वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए लिखने के लिए तो बहुत आसान है, मैं लिख दूंगा किसी गैस का प्रेशर P है, उसका वॉल्यूम V है, तो प्रेशर जो है 1/V के प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली का मतलब 1 के अपॉन में, कि वॉल्यूम कहाँ रहे 1 के अपॉन में, प्रेशर प्रोपोर्शनल टू 1/V, या प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, 1/V को क्या कहते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। लेकिन इसको समझिए, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, बहुत ही सिंपल है। हम क्या करते हैं, हमने एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर, है ना, हमने क्या करा है, टेम्परेचर कैसा रखा है, फिक्स रखा है, कोई गैस इस कंटेनर भर दी है ना, इस समय पे इसका प्रेशर निकाल लिया, P है, वॉल्यूम V है, ठीक है। अब अगर क्या होता है, अगर हम इसका वॉल्यूम बढ़ा दें, सपोज 1 मिनट के लिए, अगर हम वॉल्यूम को बढ़ा देंगे, यानी इस कंटेनर को हमने क्या किया, थोड़ा सा बिग कर दिया, बड़ा कर दिया, तो गैस तो उतनी रहेगी, गैस के पार्टिकल उतने ही रहेंगे। तो अब क्या हुआ बच्चों, पहले क्या था, ये पार्टिकल यहाँ टकरा रहे थे, यहाँ टकराए, यहाँ टकराए, यहाँ टकराए, तो कोई ना कोई प्रेशर लगा रहे थे, है ना। अब यहाँ पर एरिया बढ़ गया, मतलब वॉल्यूम बढ़ गया, मतलब दीवारें भी तो बड़ी हो गई भाई। ये वॉल्यूम कब बड़ा होता है, वॉल्यूम बड़ा तब होता है किसी कंटेनर का जब उसकी लेंथ, ब्रेथ या हाइट बढ़ती है, यानी सिंपल सी बात है, उसका एरिया बढ़ता है तब उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। कोई भी चीज़ बढ़ना चाहिए, तो ये कंटेनर से ये कंटेनर बड़ा है, तो इस कंटेनर का जो एरिया है दीवारों का, इस कंटेनर की वॉल्स का जो एरिया है वो बढ़ गया है। जब एरिया बढ़ता है तो बच्चों प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि अब जो वॉल है, अब ये जब टकराएंगे तो इनको ज़्यादा जगह पर फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन गैसेस तो उतनी ही है, गैसेस तो उतनी ही है ना। यानी वॉल्यूम के बढ़ने से क्या हो रहा है बच्चों, एरिया भी बढ़ रहा है। एक मैं आपको और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला लिखाऊँ, प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। ये गैसेस यहाँ पर फोर्स लगा रही थी, लेकिन एरिया इस कंटेनर का छोटा था। जब मैंने वॉल्यूम बड़ा किया, मतलब कंटेनर बड़ा कर दिया, तो उसकी दीवारें भी बड़ी बड़ी हो गई, तो दीवारों का एरिया भी बड़ा हो गया। एरिया बढ़ने से प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। सिंपल सी बात है कि ये जो गैसेस के पार्टिकल है, जब इस पर फोर्स लगाएंगे, दीवारों पर फोर्स लगाएंगे, तो उस पर टकरा के फोर्स लगाएंगे। जब दीवारों का एरिया बढ़ जाएगा तो फोर्स बढ़ जाएगा बच्चों, फोर्स कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फोर्स डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। पहले अगर सपोज एग्जाम्पल के लिए इतना हो, इतनी सी जगह में 1-2 पार्टिकल टकरा रहे थे, तो उतनी जगह में क्या होगा, सिर्फ एक पार्टिकल कोलाइड करेगा, मतलब फोर्स या प्रेशर डिक्रीज हो जाता है जब आप वॉल्यूम बढ़ाते जाते हैं तो। और जब हम वॉल्यूम कम करते हैं तो क्या होता है, जब आप ये भी देख लो, अगर वॉल्यूम मैंने कम कर दिया तो बहुत सारे पार्टिकल ज़्यादा हो गए, पास पास आ गए, तो अभी ज़्यादा जल्दी जल्दी टकराएंगे, फटाफट टकराएंगे,
जितना जल्दी टकराएंगे उतना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे। सिंपल सा प्रोपोर्शनल है बच्चों कि P प्रोपोर्शनल टू 1/V। प्रेशर और वॉल्यूम का इन्वर्स रिलेशन है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा और वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, है ना। ये बॉयल्स लॉ कहता है और ये ट्रू भी है। प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है, इसको हम K कहते हैं बच्चों, K/V। अगर मैं इस V को इस तरफ ले जाऊँ तो यहाँ पर एक टर्म समझ में आई कि फॉर एनी गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फिक्स्ड मास, अगर किसी गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट है और मास अगर फिक्स है तो प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लाई हमेशा एक कांस्टेंट होगा। प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लाई हमेशा कैसा होगा बच्चों, एक कांस्टेंट होगा। प्रेशर वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कैसा होगा, हमेशा एक कांस्टेंट नंबर होगा, ठीक है। अगर मैं प्रेशर बढ़ा दूंगा, मान लो मैंने प्रेशर को P1 से, मान लो ये P1 और V1 है, P1 से P2 कर दिया, प्रेशर बढ़ा दिया तो वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। प्रेशर बढ़ेगा तो बच्चों वॉल्यूम चेंज होगा, या वॉल्यूम चेंज करूँगा तो प्रेशर चेंज होगा, यानी P2V2 बराबर V के, मतलब कभी भी कितना भी हम फोर्स वॉल्यूम और प्रेशर चेंज करें, इन दोनों का मल्टीप्लाई P और V का मल्टीप्लाई हमेशा एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। P2V2 इज इक्वल्स टू K। अगर ये दोनों K के बराबर है तो मैं लिख सकता हूँ ना P1V1 बराबर P2V2। ये फॉर्मूला याद रखना, काफ़ी आपको क्वेश्चन करने में हेल्प करेगा। ये बॉयल्स लॉ का ही फॉर्मूला है, P1V1 बराबर P2V2। ऐसा हम कितना भी लिख सकते हैं, P3V3 P4 P4, है ना। प्रेशर वॉल्यूम का मल्टीप्लाई हमेशा कांस्टेंट होता है फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बच्चों टेम्परेचर चेंज हुआ तो बात बदल जाएगी, टेम्परेचर और मास नहीं चेंज होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हुआ आपको इतना। बॉयल्स लॉ सिर्फ यही कहता है हमको। यहाँ से आप रिलेशन निकालना चाहो तो एक और रिलेशन हो सकता है, P1 ये P2 इक्वल टू किस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई से डिवाइड में, यहाँ लिखा है V2, V1 मल्टीप्लाई से आएगा तो डिवाइड में। इस तरीके से दोनों फॉर्मूले लगा सकते हैं, P1V1 इज इक्वल्स टू P2V2 या P1/P2 इज इक्वल्स टू V2/P1, ठीक है। इन दोनों फॉर्मूले से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं हम लोग देखते हैं। इससे पहले बच्चों, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको मैं छोटी सी एक यूनिट का कन्वर्जन सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि यूनिट का कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हम टेम्परेचर को जनरली बच्चों, यहाँ तो खैर कांस्टेंट रखा है लेकिन फिर भी मैं बता दूँ आपको, टेम्परेचर जो होता है हम उनको 2 यूनिट में नापते हैं मेनली। हमारे पास 2 यूनिट मेनली होते हैं, डिग्री सेल्सियस और केल्विन। इन दोनों में एक रिलेशन है, शायद आप लोग जानते हो पर फिर भी मैं बताना चाहूँगा क्योंकि चैप्टर में ज़रूरी है। अगर आपको कभी टेम्परेचर दिया हो 5 डिग्री सेल्सियस तो कभी भी भूल के इसका यूज़ मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमेशा जो कैलकुलेशन आप करोगे, क्वेश्चन करोगे, उसमें टेम्परेचर केल्विन में ही होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, केल्विन। तो हमको टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना आना चाहिए, जिसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, केल्विन इज इक्वल्स टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। कितना है, 5 है, तो 5 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में क्या कहोगे, 273 प्लस 5, इसका मतलब आपका टेम्परेचर आ जाएगा 278 केल्विन। यही 5 डिग्री को केल्विन में कितना बोलोगे, 278। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला होता है 273 प्लस सी का, 273 प्लस सी का इसका फॉर्मूला होता है, जिसको हमेशा आप याद रखिएगा। तो टेम्परेचर में तो 2 ही है ना। और वॉल्यूम में बच्चों, वॉल्यूम में बहुत सारा वेरिएशन है। वॉल्यूम्स की यूनिट आप देखिए, वॉल्यूम की यूनिट में क्या होता है, सबसे कॉमन यूनिट तो होती है लीटर। आप जानते होंगे लीटर। अब 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml होते हैं, ये भी आप जानते हैं, छोटी क्लास में सीखा। लेकिन अब एक नई यूनिट में सिखाता हूँ वॉल्यूम की, जिसको कहते हैं मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, है ना। मीटर क्यूब क्या होता है कि अगर भाई सपोज मैं एक कंटेनर लूँ जो 1 मीटर लॉन्ग है, 1 मीटर ब्रॉड है और जिसकी हाइट भी कितनी है, 1 मीटर, मतलब एक हम क्यूबॉइड बनाए। क्या बनाए बच्चों, एक क्यूबॉइड बनाए, ठीक है।
कोई क्यूबॉइड बनाए जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट कितनी हो 1 मीटर हो, कितनी हो 1 मीटर, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1 मीटर क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 मीटर क्यूब। हमने देखा ना क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्लास 10th में पढ़ के आते हैं। अगर लेंथ भी 1 मीटर लूँ, ब्रेथ भी 1 मीटर, हाइट भी, तो इसके अंदर कितनी जगह हो जाएगी, इसका वॉल्यूम हो जाएगा 1 मीटर क्यूब। तो एक बहुत सिंपल सा रिलेशन है, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर बच्चों, 1000 लीटर। ठीक है, अभी 1000 को अगर मैं यहाँ पर लाऊं तो हम क्या कहेंगे बच्चों, या मैं डायरेक्ट समझा दूँ आपको, है ना, वैसे तो दोनों तरीके से समझ लो। अगर मैं 1000 को यहाँ लाऊं तो यहाँ बचेगा 1 लीटर। ये सारे कन्वर्जन याद रखना है, ये भी, तो ये हो जाएगा 1/1000 मीटर क्यूब। लेकिन इसको मैं और कन्वर्ट कर रहा हूँ, है ना, न्यू पेज पे देखो, ये पेज तो हमारा हो गया फिनिश। देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 1/10 की होल पावर ऐसे, 1/10, यहाँ 1000 था, पावर 3 लगी थी, मैंने कॉमन पावर लगा दी, 1 की पावर 3, 10 की पावर 3, मीटर की पावर 3, मीटर पे पावर 3 है, 1 के ऊपर तो कभी भी कुछ पावर लगा सकते हो। ये 1000 को लिख सकते हैं 10 की पावर 3। लेकिन ये जो 1/10 होता है ना बच्चों, 1/10 को क्या कहते हैं, डेसीमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, डेसीमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। 1/10 को कहते हैं डेसी, और यहाँ लगा है मीटर। 1/10 को क्या कहते हैं, डेसी कहते हैं। क्या कहते हैं, डेसी। तो यहाँ से ये नई यूनिट मिलेगी हमको जिसको कहते हैं डेसीमीटर, ऊपर पावर 3 लगी है। तो यहाँ से एक रिलेशन मिल गया कि 1 लीटर बराबर हो गया 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर। क्लियर है आपको, बहुत इजी सा कन्वर्जन है। ठीक है, इसी टाइप से बच्चों 1 लीटर का एक और कन्वर्जन होता है जिसको कहते हैं 1000 ml, और 1000 ml को हम कह सकते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी। इसका मतलब एक और कन्वर्जन मिलेगा कि 1 ml बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब। सारे कन्वर्जन आपको क्वेश्चंस में हेल्प करेंगे। 1 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml होता है। कितना होता है 1000, तो 1000 ml की जगह मैंने क्या रख दिया, सेंटीमीटर क्यूब रख दिया, ml की जगह सेंटीमीटर क्यूब रख दिया, है ना। तो ये सारे रिलेशन आपको वॉल्यूम के लिए काम आएंगे। अब बात करते हैं बच्चों प्रेशर की। प्रेशर की बहुत डिफरेंट यूनिट होती है ना। देखिए सबसे पहले यूनिट तो मान लेते हैं ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 ATM बराबर क्या क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है बच्चों, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू होता है 0.76 Hg। ठीक है, 0.76 मीटर Hg होता है, जो आपने देखा होगा ना। ये हमारी उसकी यूनिट होती है। क्लियर क्लास, ये 0.76 मीटर Hg क्या होता है, इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है। हमने क्या देखा था कि अगर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें तो ये हो जाता है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। और इसका एक और तरीका है 1 ATM इज इक्वल्स टू, अगर सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करें, किस में कन्वर्ट करें, 76 को सेंटीमीटर को मिलीमीटर में, तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 76 mmHg। ये mmHg क्या है बच्चों, ये मर्क्यूरी कॉलम के हिसाब से प्रेशर है। कि अगर हम देखा है पहले, हमने देखा होगा बैरोमीटर कैसे काम करता है, प्रेशर नापने की यूनिट है कि अगर किसी 1 मीटर के किसी कॉलम में हम मर्क्यूरी भर देते हैं तो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण वो जो यहाँ तक भरा है वो 76 पर आकर रुक जाता है, 76 सेंटीमीटर पर आकर रुक जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि 1 ATM बराबर क्या होता है, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg मतलब मर्क्यूरी का कॉलम आपने बनाया है। बैरोमीटर जो होता है ना बच्चों, बैरोमीटर में प्रेशर नापा जाता है, तो वहाँ पर स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा किया जाए, है ना,
तो 76 सेंटीमीटर तक वो उसको नीचे ले आता है ना। इसीलिए 1 मीटर से कहाँ ले आता है उसको, 76 सेंटीमीटर पर, इसलिए इसको कहते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, या मीटर में बोलो तो 0.76 मीटर ऑफ एच जी, या 760 मीटर ऑफ mm ऑफ एच जी। मतलब हमने सेंटीमीटर को किस में चेंज कर लिया, मिलीमीटर में चेंज कर लिया। क्लियर है बच्चों। ये जो 1 mmHg होता है, इसकी एक और यूनिट होती है, इसको टॉर कहते हैं। याद कर रख लीजिए, बहुत काम की चीज़ें हैं। 1 mmHg को एक और यूनिट होती है, इसको कहते हैं 1 टॉर। क्या कह सकते हैं, 1 टॉर कह सकते हो आप। तो 1 ATM बराबर क्या हो जाएगा, 1 ATM बराबर हो जाएगा 760 टॉर। mmHg बराबर टॉर भी होता है, तो हम इसकी एक और यूनिट लेंगे, 1 ATM इज इक्वल टू 760 टॉर। ये कन्वर्जन के बिना आप बच्चों क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, इसलिए इनको ध्यान से करिएगा। क्लियर है, 1 ATM इज इक्वल टू 760 टॉर होते हैं बच्चों। चलिए, ये तो छोटी यूनिट्स थी। अब इसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट यूनिट और पढ़ लेते हैं, जिसको कहते हैं पास्कल और बार, जो कि बहुत काम की चीज़ें। तो 1 ATM जो होता है बच्चों, वो इक्वल होता है 101,325 पास्कल्स के। पास्कल एक और यूनिट है जिसको PA से रिप्रेजेंट करते हैं। PA मतलब पास्कल यूनिट, ठीक है। तो 1 ATM इज इक्वल टू 101,325 PA मतलब पास्कल, ठीक है। अगर हम चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 101,325। अभी पॉइंट कहीं पर नहीं है, तो बच्चों हम इसको यहाँ लिख सकते हैं पॉइंट को। अगर मैं पॉइंट 1 2 3 प्लेस यहाँ लेकर आऊँ यहाँ पर, तो 101.325 हो जाएगा। लेकिन पॉइंट के 3 प्लेस अंदर लाने से क्या होता है, हमको यहाँ पर पावर लगाना पड़ता है 10 की पावर 3, है ना। 10 की पावर 3 पास्कल हो गया, ये फॉर्मूला बन गया 101.325 इंटू 10 की पावर 3 पास्कल। इस 10 की पावर 3 को हम कहते हैं किलो। क्या कहते हैं बच्चों, किलो कहते हैं। तो 1 ATM जो है वो इक्वल किसके हो जाएगा, 101.325 10 की पावर 3 को हमने कह दिया किलो, और ये हो गया पास्कल। तो 101.325 किलो पास्कल। ये हमारी किस चीज़ की यूनिट हो गई बच्चों, 1 ATM की स्टैंडर्ड यूनिट है। इसको एक और तरीके से भी लिखा जाता है बच्चों, देखिए मैं बताऊँ आपको। अभी पॉइंट यहाँ पर है, तो कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं 1 2 3 4 5। हमेशा हमने देखा है पॉइंट कहाँ होना चाहिए, एक नंबर के बाद होना चाहिए। तो लोग बाग क्या करते हैं, पॉइंट को यहाँ पर भी लेके आते हैं। तो इसलिए 1 ATM के बराबर ये भी लिखा हो सकता है। ATM मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कंफ्यूज मत होइएगा। 1 ATM यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि एटमॉस्फेयर की जो एयर है वो कितना प्रेशर लगाती है। तो इसको लिख सकते हैं 1.01325, यहाँ से यहाँ पर 1.01325 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। ठीक है बच्चों। स्टूडेंट, एक इंपॉर्टेंट रिलेशन और है, 1 बार इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 पास्कल। 1 बार इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 पास्कल। तो ये जो 10 की पावर 5 यहाँ लिखा है, इसकी जगह में लिखूंगा बार, तो यहाँ से रिलेशन आ जाएगा ATM में। 1 ATM इज इक्वल्स टू 1.01325 बार। इतने रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इनको याद कर लीजिएगा। क्लियर है। क्लास हम डिस्कस करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर हम बॉयल्स लॉ का ग्राफ बनाना चाहें, देखिए बॉयल्स लॉ में हमने क्या देखा है, बॉयल्स लॉ में हमने देखा है कि प्रेशर और वॉल्यूम कैसा रिलेशन है बच्चों, इन्वर्स रिलेशन है। ग्राफ तो आप लोगों को बनाना आता ही है, 10th क्लास पढ़ के आए हो। ग्राफ में क्या होता है, हम 2 एक्सिस लेते हैं, 2 एक्सिस पर 2 वेरिएबल ले लेते हैं। कौन कौन से वेरिएबल, जैसे यहाँ पर P और V है। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, प्रेशर को बढ़ा रहा हूँ ऊपर की तरफ, इस तरफ क्या बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, वॉल्यूम। अब हमने एक रिलेशन अभी पढ़ लिया, ध्यान से समझना, कि P प्रोपोर्शनल टू 1/V, यही बोला ना मैंने अभी कि P प्रोपोर्शनल टू 1/V, यानी P बढ़ेगा तो V घटेगा। तो इन्वर्स प्रोपोर्शनल के जो ग्राफ होते हैं बच्चों, वो थोड़े से कैसे होते हैं, ऐसे तरह के होते हैं। अभी समझ जाओगे क्यों होते हैं ऐसे, क्यों होते हैं। देखिए
इस पॉइंट को समझिए, ये पॉइंट और ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर कहाँ है, यहाँ पर, और वाई को कहाँ टच कर रहा है, यहाँ कर रहा, मतलब इस पॉइंट पर जो प्रेशर है, तो बच्चों यहाँ पर प्रेशर है आपका P1, यहाँ पर वॉल्यूम मान लो V1 है। अब एक और पॉइंट लेते हैं, यहाँ लेते हैं, इस पॉइंट पर देखिए, यहाँ पर वॉल्यूम है V2 और प्रेशर है P2। आप खुद समझ जाएंगे, इस रिलेशन का मतलब है अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। इन्वर्स रिलेशन का यही मतलब होता है। तो यहाँ से देखिए, हम इन दो पॉइंट को कंपेयर करते हैं। V1 से V2 बड़ा है ना, दिख रहा है ना साफ साफ, इस लाइन में जितना आगे जाओगे V2 बड़ा होता जाएगा। क्लियर है? तो हमको पता है कि V1 से V2 बड़ा है, यानी V2 जो है वो V1 से बड़ा है। तो अगर बॉयल्स लॉ सही है तो इसका उल्टा होना चाहिए प्रेशर में। प्रेशर में कौन बड़ा होना चाहिए? P1 जो है वो P2 से बड़ा होना चाहिए, और वही हो रहा है। देखो आप, इधर कौन ऊपर लिखा हुआ है? इधर P1 ऊपर लिखा हुआ है, इसका मतलब P1 जो है वो P2 से बड़ा है। ठीक है, तो हमने ये जो ग्राफ बनाया वो बिल्कुल परफेक्ट बनाया है कि ये इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है। कैसा होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका ग्राफ P और V का ग्राफ किस प्रकार बनता है बच्चों? यहाँ पर इस टाइप से बनता है। क्लियर है? अब सेम ग्राफ में बच्चों ऐसा आता है आपको क्वेश्चन कि इस टाइप के आपको 2 से 3 ग्राफ दे देते हैं अलग अलग टेम्परेचर पर। कैसे टेम्परेचर पर? डिफरेंट। जैसे मान लो इसको बोला T1 टेम्परेचर, इसको बोला T2 टेम्परेचर, इसको बोला T3 टेम्परेचर, और आपसे पूछ लेते हैं कि टेम्परेचर कौन सा ज़्यादा है, T1 ज़्यादा है, T2, या इनका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर बता देते हैं बच्चों। तो इसको कैसे पहचानेंगे आप? ठीक है, इसको पहचानने का क्या तरीका है बच्चों? ठीक है, इसको पहचानने के लिए थोड़ा सा मैथमेटिकल समझ लीजिए बच्चों। देखिए, हमने अभी क्या देखा, तो बच्चों छोटा सा रिलेशन मैं आपको समझा देता हूँ जो आपको आगे भी काम आएगा। यहाँ हमने क्या देखा था कि P प्रोपोर्शनल टू 1/V है ना। प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है, इसको हमने K नाम दिया था। यहाँ से इसको यहाँ मल्टीप्लाई में ले जाऊँ, है ना, अपॉन से, तो P इंटू V का मल्टीप्लाई कॉन्स्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट। लेकिन याद होगा आपको, एक कांस्टेंट कब होता है? जब आपका मास फिक्स्ड हो और टेम्परेचर भी फिक्स्ड हो। बॉडी का, सॉरी, गैस का मास और टेम्परेचर फिक्स होते थे तब होता था। तो देखो, ये जो लाइन है पूरी एक ही टेम्परेचर पर है, ये जो लाइन है वो सेम टेम्परेचर पर है, ये लाइन है सेम टेम्परेचर। मतलब अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो क्या चेंज हो जाता है बच्चों? के चेंज हो जाएगा, है ना। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर चेंज होगा तो के कैसे चेंज होगा मैं बता दूँ। अभी थोड़े समय बाद आपको बच्चों की इक्वेशन पढ़ना है। उस इक्वेशन का नाम है PV = nRT, है ना। PV = nRT आप पढ़ोगे। मैं अभी इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको ये इसका कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा कि क्यों ऐसा होता है। अब P इंटू वी बराबर क्या हो गया? K हो गया, या PV जो है या K मान लो, जो भी आपको समझना हो। PV या K दोनों, देखो ये N और R तो दो कांस्टेंट है बच्चों। N को कहते हैं नंबर ऑफ मोल, और R जो होता है वो एक कांस्टेंट होता है। दोनों चीज़ें कांस्टेंट है, मतलब P और V का जो मल्टीप्लिकेशन है, यानी जो K है वो सीधा सीधा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा P और V का मल्टीप्लाई उतना ज़्यादा होगा, और K की वैल्यू भी उतनी ज़्यादा होगी। तो ध्यान से देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ पर P और V का मल्टीप्लाई करूँ तो वो क्या बनेगा? अगर हम इस टाइम पर P और V का मल्टीप्लाई करें इस ग्राफ के लिए, तो ये इतनी जगह बन जाती है, ये लेंथ, ये ब्रेड्थ, तो ये रेक्टेंगल बन गया। तो ये क्या हो गया? एक एरिया हो गया। ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा? टेम्परेचर होगा। सिंपल सी बात है, P इंटू वी। अब अगर देखो पहले ग्राफ में V यहाँ मिल रहा है ना। अगर यहाँ की बात करें दूसरे ग्राफ में, ये जो P और V का मल्टीप्लाई बढ़ गया कि नहीं बढ़ा है? देखो यहाँ पर V फिक्स्ड है ना, लेकिन टेम्परेचर के बढ़ने से क्या बढ़ गया? P बढ़ गया। मैं वॉल्यूम फिक्स रखता हूँ 1 मिनट के लिए, कि V को मैंने फिक्स रखा और P को बढ़ाया, देखो टेम्परेचर को बढ़ाया तो प्रेशर बढ़ गया। तो भी इन दोनों का मल्टीप्लाई बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ये अब ये P हो गया और ये V हो गया, दोनों का मल्टीप्लाई देखो, तो PV की वैल्यू बढ़ गई। P और V के मल्टीप्लाई की वैल्यू बढ़ी कि नहीं बढ़ी? पहले P और V का मल्टीप्लाई कितना था? देखो ये इतना सारा। अब जब टेम्परेचर बढ़ा तो V तो वही रहा, लेकिन प्रेशर क्या हो गया? थोड़ा सा बढ़ गया। तो अब ये दोनों पॉइंट कहाँ मिल रहे हैं? यहाँ पर जाकर।
ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, पी और वी का मल्टीप्लाई बढ़ गया। तीसरे ग्राफ के लिए देखो, अगर वॉल्यूम फिक्स रखूँ तो ये वॉल्यूम के लिए पॉइंट कहाँ मिलेगा, प्रेशर यहाँ मिलेगा जो यहाँ आ रहा है। मतलब अब और क्या हो गया, अब पी ये हो गया और वी ये हो गया, मतलब अब क्या बढ़ गया, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई और बढ़ गया, कितना, इतना सारा। मतलब टेम्परेचर बढ़ने से पी वी की वैल्यू बढ़ रही है ना। तो टेम्परेचर कौन सा बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, तभी तो पी वी की मल्टीप्लाई बढ़ रहा है। इसलिए ध्यान रखना, एक ये तो तरीका हमने निकाल लिया। दूसरा तरीका ये है कि इस प्रकार के ग्राफ में जो जितना ऊपर कर्व बनेगा वो उतना ही हाई टेम्परेचर का होगा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर T3 का टेम्परेचर ज़्यादा होगा T2 से, T2 का टेम्परेचर T1 से ज़्यादा होगा। ये नॉर्मल ऑर्डर दोनों सिखा दिए मैंने आपको कैसे निकालते हैं, है ना। तरीका भी आ गया और आपको ऐसे भी पता चल गया, कोई दिक्कत हमको इसमें नहीं। ये तो ग्राफ था हमारा, ग्राफ पी और वी का, प्रेशर और वॉल्यूम का। बच्चों हम क्या करते हैं, एक टाइप का और ग्राफ बना सकते हैं जिसको कहते हैं वी वर्सेस 1/P ग्राफ। ठीक है, V वर्सेस 1/P। मतलब अगर हम एक एक्सिस पर वॉल्यूम ले लें, हम एक एक्सिस पर क्या ले लें बच्चों, वॉल्यूम ले लें। मान लो ये वाले एक्सिस पर वॉल्यूम ले लें और यहाँ पर हम लेंगे 1/P। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ समझाऊँ आपको। देखिए, P प्रोपोर्शनल टू 1/V, इसको उल्टा करो, 1/P प्रोपोर्शनल टू P। मैंने दोनों को रेसिप्रोकल कर दिया, कर सकते हैं हम। ये इक्वल टू के दो साइड मान लो कि इधर है, इन दोनों को रेसिप्रोकल किया। अब इस 1/P को मैं एक एक्सिस के ऊपर ले रहा हूँ, मान लो x पर, तो ये मेरा क्या हो गया बच्चों, x एक्सिस हो गया। v को कहाँ ले रहा हूँ, y पर, तो v को 2 मिनट के लिए y मान लो, यानी x प्रोपोर्शनल y। यानी ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से कैसी हो गई, प्रोपोर्शनल हो गई। तो बच्चों इसको कहते हैं लीनियर रिलेशन। ये कैसा रिलेशन होता है, लीनियर। जैसे आप लोगों ने क्लास 10th में ऐसी इक्वेशन पढ़ी थी, 2x + 3y = 4। ये दोनों साथ साथ थे, ये दोनों ऊपर है ना ही। यहाँ पर क्या है, ये इन्वर्स रिलेशन है। यहाँ पर एक वैल्यू ऊपर है, एक 1 के अपॉन में, लेकिन यहाँ दोनों सामने सामने है। तो इस प्रकार के रिलेशन को लीनियर रिलेशन कहते हैं। और इस प्रकार के ग्राफ का कर्व हमेशा क्या बनता है बच्चों, ऐसी स्ट्रेट लाइन बनता है। क्या बनता है, ऐसी स्ट्रेट लाइन्स बनता है। ठीक है। अब यहाँ से भी एक सिंपल सा रिलेशन बताऊंगा। यहाँ पर भी अगर आपको कभी टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट आ जाए, T1, T2 और T3, ठीक है, तो यहाँ पर भी एक ही चीज़ समझना। क्या समझोगे कि जो लाइन का स्लोप ज़्यादा, जो लाइन एक्स एक्सिस के साथ ज़्यादा एंगल बना रही है, ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है उससे ज़्यादा एंगल ये बना रही है, और उससे भी ज़्यादा एंगल ये तीसरी लाइन बनाए। तो जो ज़्यादा एंगल बनाए उसकी स्लोप ज़्यादा होती है बच्चों। एंगल का मतलब होती है स्लोप। अभी जो मैथ्स वाले बच्चे हैं वो 11th में पढ़ेंगे, एक स्ट्रेट लाइन की स्लोप वाला चैप्टर आएगा मैथ्स में, ठीक है। और बाकी लोग ये समझ लो कि ये जो एंगल होता है ना, थीटा, ये जितना ज़्यादा होता है इस लाइन की स्लोप उतनी ज़्यादा होती है, लाइन की स्लोप उतनी ज़्यादा होती है। तो थीटा एंगल किसका बड़ा है, तीसरे ग्राफ का। तो तीसरे ग्राफ का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा। जिसका एंगल ज़्यादा बड़ा, जिसका स्लोप ज़्यादा बड़ा, वही उसका टेम्परेचर तीनों में ज़्यादा बड़ा। इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर आएंगे आपको, ठीक है। क्लियर है क्लास। एक टाइप के ग्राफ और आते बच्चों, जिन ग्राफ को कहा जाता है P × V वर्सेस P ग्राफ, ठीक है। मतलब हम एक एक्सिस पर क्या लेते हैं, एक सिंगल एक्सिस पर हम लोग प्रेशर ले लेते हैं और एक पर हम ले लेते हैं PV। तो ये हमेशा ग्राफ है ना हमारे इस लाइन के प्रोपोर्शनल सॉरी पैरेलल बनता है। क्या बनता है, P × V, हमेशा। क्लियर है। क्यों ऐसा होता है, देखिए अगर प्रेशर बढ़ेगा, यहाँ पर PV का जो मल्टीप्लाई होगा वही यहाँ पर होगा, वही यहाँ पर होगा, वही यहाँ पर होगा। ऐसा इसलिए कि जैसे P बढ़ता है तो P × V कम हो जाएगा। मान लो P बढ़ाया मैंने, जैसे इधर जाऊँगा तो P बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पर वैल्यू ऊपर नहीं जाएगी, एक जैसी रहेगी। क्यों, क्योंकि अगर P बढ़ेगा तो V कम हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई वैसा का वैसे रहेगा, है ना। P बढ़ेगा तो V कम होगा, दोनों का मल्टीप्लाई कैसा रहेगा, सेम रहेगा। इसलिए ये ग्राफ हमेशा PV वर्सेस P ग्राफ हमेशा
पी यहाँ पी बनाऊंगा तो पी के पैरेलल है, अगर यहाँ वी बना दूँ तो वो वी के पैरेलल भी हो सकता है। ठीक है, इतने टाइप के ग्राफिकल कुछ प्रॉब्लम्स बच्चों आपको क्वेश्चंस में आ सकती है। ये हमारा बॉयज़ लॉ हमने देख लिया है, अब हम इससे जुड़े हुए कुछ न्यूमेरिकल करेंगे बच्चों। ठीक है, न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। इसमें वैसे ज़्यादा हेवी न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, बहुत इजी न्यूमेरिकल हैं। स्टार्ट करते हैं बच्चों हम लोग। सो क्लास, वैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक बार फिर बताता हूँ आपको कि अगर आपसे पूछें कि किसी गैस का वॉल्यूम कितना है तो आप क्या कहेंगे? किसी गैस का वॉल्यूम उतना होता है जिस बर्तन में, जिस कंटेनर में हमने उसको फिल कर रखा है। मैंने एक कोई गैस है, उसको इस कंटेनर में फिल कर रखा है। इस कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो है 100 ml मान लो, तो गैस का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 100 ml, क्योंकि हमने पढ़ रखा है ना कि गैसेस जितनी भी जगह में भर दो उसमें फिल हो जाती है। मतलब गैस का वॉल्यूम हमेशा कंटेनर के वॉल्यूम के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? कंटेनर के वॉल्यूम के इक्वल होता है ना। चलिए मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ। मैं ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ पॉज करके वीडियो। तो क्लास एक क्वेश्चन लिख लिया मैंने। What additional pressure is required to reduce the volume to 440 ml when sample of oxygen gas has volume of 880 ml at a pressure of 740 torr? सिंपल है बच्चों, क्वेश्चन बहुत इजी दिया है कि कितना एडिशनल प्रेशर आपको लगाना पड़ेगा टू रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ टू 440 ml, मतलब वॉल्यूम को कम कर रहे हो आप। कितना? 440 ml कर रहे हो उसके वॉल्यूम को, किसी गैस के वॉल्यूम को 440 ml कर रहे हो। व्हेन, जब सैंपल ऑफ ऑक्सीजन गैस हैज़ वॉल्यूम दिस, मतलब उसका पहले सैंपल कितना था, गैस का वॉल्यूम पहले इतना था 880 ml था, वो कहाँ पहुँच गया, किस प्रेशर पर था? इस प्रेशर पर। मतलब ये दोनों का रिलेशन है। अगर मैं इसको P1 मानूँ तो ये मेरा हो जाएगा V1, है ना। इतने प्रेशर पर इतना वॉल्यूम, तो इतने वॉल्यूम के लिए क्या प्रेशर चाहिए? इतने वॉल्यूम के लिए क्या प्रेशर चाहिए? तो इसको हम क्या मान लेंगे, ये हमारा हो जाएगा V2, क्योंकि V1 वॉल्यूम ये है तो दूसरा वॉल्यूम V2 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, हमको निकालना व्हाट एडिशनल प्रेशर। तो हम पहले तो ये निकालेंगे कि इस पर प्रेशर कितना है। जब ये P1 है, ये V1 है, तो ये V2 है, तो P2 क्या होगा, है ना। तो P2 क्या होगा? तो सिंपल रिलेशन देख चुके हैं हम लोग, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। P1 740, V1 इंटू में 880, P2 फाइंड करना है, V2 440। चलिए मल्टीप्लाई से डिवाइड में ले आओ, 740 880 अपॉन में 440 और P2। देखा जाए तो देखो वॉल्यूम बिल्कुल हाफ कर दिया है। देखो पहले इतना वॉल्यूम था 880, इसका हाफ कर दो तो 440, मतलब वॉल्यूम को आधा कर दिया है। तो प्रेशर कैसा होना चाहिए? सिंपल सी बात, डबल हो जाएगा। देखते हैं आता है क्या डबल। 0 से 0 कटा, 14 1 जा 14, 2 जा 88। देखो इसमें 2 का मल्टीप्लाई यानी प्रेशर क्या हो गया? डबल हो गया हमारा। प्रेशर क्या हो गया? डबल। तो P2 जो है वो कितना हो जाएगा? 0 का 0, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14। यूनिट थी इसकी टॉर, तो यहाँ पर भी यूनिट क्या रहेगी बच्चों? टॉर। तो नया प्रेशर इतना आ गया, लेकिन हमको उनने नया प्रेशर नहीं पूछा था, उनने पूछा था व्हाट एडिशनल प्रेशर, कितना प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। तो जब एडिशनल प्रेशर की बारी आएगी ना तो हमको P2 माइनस P1 करना पड़ेगा कि कितना प्रेशर बढ़ाया। तो जो बढ़ाया ये बढ़ाया, पहले कितना था? P1 था, तो P2 में से P1 माइनस कर दोगे तो आपको आपका एडिशनल प्रेशर मिल जाएगा, कितना प्रेशर आपने लगाया। और क्लियर है? P2 कितना है हमारा? 1480, P1 कितना है? 740। दोनों को माइनस करोगे तो 740 टॉर ही आएगा, मतलब 740 टॉर। और आपको इसको डेल्टा P भी कहते हैं। डेल्टा मतलब चेंज, प्रेशर में कितना चेंज किया आपने। 740 टॉर आपने ये प्रेशर में चेंज किया है बच्चों। क्लियर है? एक टाइप के क्वेश्चन ये आते हैं बच्चों। जो मैंने प्रेशर के कन्वर्जन लिखवाए थे, अगर आप वो याद कर लेते हैं तो आपको वो बहुत यूज़फुल होंगे अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी आप फेस करते हैं तो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन हम। चलिए बच्चों न्यू पेज पे न्यू क्वेश्चन करते हैं हम लोग। मैं इस क्वेश्चन को भी लिख लेता हूँ, है ना, फिर अपन सॉल्व करेंगे। सो क्लास हियर इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, अ ह्यूमन अडल्ट ब्रीथ्स इन अप्रॉक्सीमेट 0.50 dm³ ऑफ एयर, मतलब
इतने वॉल्यूम, डी एम क्यूब में मैंने क्या सिखाया था आपको कि डी एम क्यूब में क्या आता, वॉल्यूम आता बच्चों, है ना। 1 लीटर इज इक्वस टू, क्या बताया था आपको, बताइए। 1 लीटर इज इक्वस टू 1 डी एम क्यूब, मतलब होता है बच्चों 1 लीटर, ठीक है, ऑफ एयर एट 1 बार प्रेशर विथ ईच ब्रीथ, है ना। इफ एन एयर टैंक होल्ड 100 डी एम क्यूब ऑफ एयर एट 200 बार प्रेशर, अगर 100 डी एम क्यूब ऑफ एयर है किसी टैंक के अंदर, लेकिन प्रेशर 200 बार है बच्चों, ये चीज़ थोड़ी ध्यान रखिएगा। तो हाउ मेनी ब्रीथ द टैंक विल सप्लाई, तो कितनी ब्रीथ वो पर्सन ले सकता है, कितनी बार ब्रीथ कर सकता है, कितनी बार सांस ले सकता है, ठीक है। क्लियर है क्लास। तो बच्चों क्वेश्चन तो बहुत इजी है, लेकिन क्वेश्चन में एक रिलेशन अलग है। ध्यान से देखिए, यहाँ प्रेशर है 1 बार और यहाँ प्रेशर है 200 बार, मतलब हमको प्रेशर जब तक सेम नहीं करूँगा तब तक क्या ये गैस हम इसको दे सकते हैं, नहीं, क्योंकि उस पर्सन को जो गैस चाहिए बॉडी के अंदर वो तो 1 बार के प्रेशर पे चाहिए ना। अगर आप प्रेशर को 200 कर दोगे तो क्या वो बॉडी में ले सकेगा, नहीं, इतना प्रेशर उसकी बॉडी नहीं झेल सकती। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखो ध्यान से, हमारे पास ये हो गया V1 0.5 डी एम क्यूब, ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा, चलिए बच्चों इसको नहीं लेंगे हम लोग, नो सुनिए, ये नहीं लेते हम लोग, हमको अभी इससे कोई मतलब नहीं है। हमको ये मतलब है कि ये P1 है, ये P1 है और ये हो गया आपका V1। इतने प्रेशर पर इतना वॉल्यूम गैस का जो अवेलेबल है आपके पास, ये तो वो वॉल्यूम है जो आपको चाहिए, जो बॉडी को चाहिए होता है। सो क्लास ये P1, ये V1 और ये है आपका P2। जब इतना प्रेशर है तो गैस आपकी इतनी एक्सपांड हो रही है, इतना वॉल्यूम है इसका, जब आपकी गैस इस वॉल्यूम पे जाएगी, सॉरी इस प्रेशर पर जाएगी, तो वॉल्यूम बढ़ेगा बच्चों, क्योंकि क्या हो रहा है, प्रेशर ज़्यादा से कम हो रहा है तो वॉल्यूम जो है कम से ज़्यादा हो जाएगा। हमें बॉडी में कितने टेम्परेचर पर, किस प्रेशर पर चाहिए बॉडी पर गैस, इस प्रेशर पर, तो हमको इस प्रेशर के ऊपर वॉल्यूम पता लगाना पड़ेगा कितना वॉल्यूम है गैस का। तो हम यहाँ से P1 V1 यूज़ कर लो, ये बन गया आपका P1, ये हो गया आपका V1, इसको नाम दो P2। तो अब आपको V2 निकालना है। V2 मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस एट 1 बार प्रेशर, 1 बार प्रेशर पर आपके पास कितनी गैस का वॉल्यूम है वो, ठीक है, क्योंकि वो आपके लिए यूजफुल है। ह्यूमन अडल्ट ब्रीथ करता है कब कब, जब प्रेशर हो गैस का 1 बार, 200 बार पे नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हमको P1 इस प्रेशर पर इतना वॉल्यूम, तो इस प्रेशर पर इस गैस का कितना वॉल्यूम होगा, है ना। जब वो सिलेंडर से बाहर निकलेगी, इस कंटेनर से बाहर निकलेगी, तो वो फैलेगी बच्चों, क्यों, क्योंकि बाहर प्रेशर कम होगा। एटमॉस्फेयर में प्रेशर कितना होता है, 1 atm या 1 बार का प्रेशर होता है बाहर हवा में, है ना। तो जब वो ब्रीथ करने के लिए बाहर निकलेगी तो उसको प्रेशर ये चाहिए, तो वो फैल जाएगी, एक्सपांड हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों, एक्सपांड, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। तो कितना बढ़ेगा वो हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ से सिंपल रिलेशन है, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 और V2। P1 हो गया 200, P1 हो गया 100, ठीक है, और P2 प्रेशर 1 बार का है, इंटू V2 पता करना है। तो इसको 1 का मल्टीप्लाई करने से तो कोई मतलब नहीं, वही रहेगा। यानी आपका V2 कितना हो गया बच्चों, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0 और 2 1 जा 2। यहाँ पर यूनिट क्या होगी जो क्वेश्चन में दे रखी है, डी एम क्यूब। तो 20,000 डी एम क्यूब है हमारे पास वॉल्यूम। कितना वॉल्यूम है आपके पास, 20,000 डी एम क्यूब का वॉल्यूम है, और आपको एक ब्रीथ में इतना चाहिए। एक ब्रीथ में कितना चाहिए, 0.50 ब्रीथ। तो आप कितने बार सांस ले सकोगे, तो नंबर ऑफ ब्रीथ के लिए बहुत सिंपल सा काम बच्चों, अब केमिस्ट्री खत्म हो गई, नॉर्मल मैथ्स लगेगा। टोटल कितना वॉल्यूम है आपके पास, 20,000 डी एम क्यूब। एक बार में कितना डी एम क्यूब आप ले लेते हो, एक बार में आप ले लेते हो 0.50, दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो पता चल जाएगा इतने इतने कितने बार ले सकते हो आप इसमें से। क्लियर है, सिंपल है। पॉइंट हटेगा, पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो इस पॉइंट को अगर मैं यहाँ लाऊं तो यहाँ 0 लगता है, इसलिए मैं इसको यहाँ करके दिखाऊंगा। ये 20,000 है, पॉइंट को एक प्लेस यहाँ शिफ्ट किया, यहाँ एक 0 आया, अपॉन में आ गया 5, डी एम क्यूब से डी एम क्यूब कैंसिल, 5 4 ज़ा 20, 1 2 3 4 0।
तो 40,000 ब्रीथ, बच्चों वो 40,000 सांस ले सकेगा, 40,000 बार 40,000 ब्रीथ वो ले सकता है। नंबर ऑफ ब्रीथ कितनी होगी, 40,000 बार वो सांस ले सकता है। बच्चों कुछ नॉर्मल क्वेश्चन भी ऐसे होते हैं, जैसे कि प्रेशर को डबल कर दिया, वॉल्यूम को डबल कर दिया, हाफ कर दिया, तो क्या डिफरेंस होंगे वो भी देख लेते हैं। तो क्लास नॉर्मली एक छोटे मोटे क्वेश्चन ले लो। आपने बोला कि भाई सपोज किसी टाइम पर हमारा प्रेशर है 1 बार, है ना, या प्रेशर भी नहीं दिया, आपको बोला है कि कोई गैस किसी प्रेशर पर दी है ना, जिसका वॉल्यूम है 100 ml। आपको बोला कि प्रेशर को डबल कर दिया, तो सिंपल है, प्रेशर डबल होगा तो गैस वॉल्यूम कैसा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अगर प्रेशर को P1 से P2 बराबर 1 से डबल कर दूँ, 2 कर दूँ, तो ये इसका हाफ हो जाएगा, तो V2 क्या हो जाएगा आपका, V2 हो जाएगा 50 ml। सिंपल रिलेशन ध्यान रखिएगा, प्रेशर जब डबल और हाफ होता है तो क्या करते हैं, ठीक है। दो चीज़ें मैंने फिर भी पहले भी समझाई थी कि टेम्परेचर और मास कांस्टेंट होना चाहिए, अगर ये बदल गए तो क्वेश्चन कभी सही नहीं हो सकता। मतलब ये वैसे तो क्वेश्चन में दिए ही नहीं रहते हैं, लेकिन कभी कभी किसी क्वेश्चन में आ गया तो हम उसके बारे में आगे देखेंगे, ठीक है। या फिर वॉल्यूम को डबल कर दिया तो प्रेशर हाफ हो जाएगा बच्चों, दोनों ही रिलेशन सीधा सीधा है, ये बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा, है ना, ये हम पहले ही देख चुके थे। तो बच्चों यहाँ पर ये बॉयल्स लॉ खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग को लिए चार्ल्स लॉ लेके आएंगे, है ना, चार्ल्स लॉ को बिल्कुल ध्यान से समझाएंगे आपको, ठीक है। तो बॉयल्स लॉ यहाँ पर एंड है, वीडियो को ध्यान से देखें, क्वेश्चंस करें, ग्राफ जरूर बनाएं, ग्राफिकल क्वेश्चन आते हैं, टेम्परेचर वाले रिलेशन याद कर लें आप। क्लियर है क्लास।